नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अभिक्रिया दर और इसी से संबंधित टॉपिक हम पढ़ेंगे औसत अभिक्रिया दर और तात्क्षणिक दर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभिक्रिया दर किसे कहते हैं। आप नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन लें और लिखना शुरू करें। हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया दर। तो अभिक्रिया दर के लिए थोड़ा सा पहले हम समझ लें कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है वो क्या बनाते हैं, उत्पाद, है ना। हम पढ़ चुके हैं अभिक्रिया के बारे में कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अभिकारक, रिएक्टेंट, उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट। तो जो अभिकारक है मीन्स जो आर है वो धीरे धीरे करके किस में परिवर्तित होता है, प्रोडक्ट। आर जो है, आर से क्या बनता है, पी बनता है, मीन्स अभिकारक से उत्पाद बनता है। जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो एक निश्चित समय के पश्चात रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है ना। समय के साथ रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होगी। तो समय के साथ देखा गया है कि जो अभिकारक जिसकी सांद्रता प्रारंभ में ज्यादा होती है, धीरे धीरे करके समय के साथ ये जो अभिकारक है इसकी सांद्रता होते जाती है कम। अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है। अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो इसे ही हम कहते हैं अभिक्रिया दर। अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है वही क्या कहलाता है, अभिक्रिया दर। तो आप इसकी परिभाषा नोट कर लें। सबसे पहले यहाँ पर इकाई समय अंतराल में आप नोट करेंगे, इकाई समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी व उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि की दर को हम अभिक्रिया दर कहते हैं। तो ये है अभिक्रिया दर की परिभाषा। अब जो अभिक्रिया दर है उसको अगर हम गणितीय व्यंजक के रूप में देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अभिकारक से क्या बना, उत्पाद। तो यहाँ जब अभिकारक से उत्पाद बना तो हम अभिक्रिया दर क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया दर बराबर क्या हुआ, अभिक्रिया में इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, इकाई समय अंतराल में। तो नीचे हम लिख देंगे इकाई समय अंतराल में, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन हो जाती है कि इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को हम अभिक्रिया दर कहते हैं। अब अगर हम अभिकारक या उत्पाद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया दर। अगर हम अभिकारक के सापेक्ष लेते हैं तो यहाँ पर अभिक्रिया दर हो जाएगी अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि, अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि डिवाइडेड बाय इकाई समयांतराल, ठीक है। और इसी को अगर हम किसके सापेक्ष लें, उत्पाद के सापेक्ष लें, तो उत्पाद के सापेक्ष अगर हम लेते हैं तो अभिक्रिया दर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अभिकारक की सांद्रता में ये क्या है, कमी, है ना। डाल लेंगे अभिकारक की सांद्रता में कमी और यहाँ पर क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि डिवाइडेड बाय इकाई समयांतराल। तो ये दो प्रकार से हमें क्या मिल जाता है, इसका फॉर्मूला। अब
अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आर की, तो आर क्या है? अभिकारक। अब आर की मात्रा में या सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? जो अभिक्रिया दर है उसको हम लिखते हैं आर से दर्शाते हैं, स्मॉल आर से दर्शाते हैं। आर इज इक्वल टू डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या हो गया यहाँ पर? आर मतलब कि अभिकारक है, तो अभिकारक की सांद्रता डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। टी क्या हो गया यहाँ पर? समय। और क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही है, तो कमी के लिए हम क्या लिखेंगे? आर माइनस। माइनस मीन्स आर की सांद्रता में कमी हो रही, तो हम क्या लगाएंगे? माइनस का चिन्ह। और फिर यही अगर हम उत्पाद के सापेक्ष लिखेंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये अब यहाँ पर क्या होता है? पी की सांद्रता में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर हमारा चिन्ह कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर अभिक्रिया दर इज इक्वल टू या तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या आर इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो सकता है। तो अभिक्रिया दर में हम इतना लिख सकते हैं। फिर इन्हीं को एक हम ग्राफ के माध्यम से अगर समझाएं, तो इसी को हम आप नोट कर लिए होंगे इसे। फिर इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझा सकते हैं। किस तरीके से? जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया में हो क्या रहा है? अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से देखें, तो ये जो ग्राफ है हमने एक्सिस में खींचा है। एक हमारे पास है समय बढ़ता हुआ, और दूसरा हमारे पास क्या है? सांद्रता। सांद्रता इनके सापेक्ष अगर हम ग्राफ खींचते हैं, समय और सांद्रता, समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे पास क्या है? अभिकारक है जिसकी सांद्रता में हो रही है कमी, उत्पाद है जिसकी सांद्रता में हो रही है वृद्धि, है ना। तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा कि एक यहाँ पर, एक यहाँ नीचे, और एक समय के साथ ऊपर। मीन्स जो अभिकारक है उसके में कमी हो रही है, तो ये जो नीचे ग्राफ है वो किसका है? अभिकारक का। और जो ऊपर बनाया है वो किसका है? उत्पाद का। मतलब समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से भी हम अभिक्रिया दर बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इसी के अंतर्गत हमको क्या देखना? आप देखेंगे औसत अभिक्रिया दर। औसत अभिक्रिया दर। औसत अभिक्रिया दर। औसत अभिक्रिया दर में हमने क्या देखा कि समय निश्चित अंतराल में, है ना, एक समय के पश्चात अभिकारक की सांद्रता ज्यादा होती है और फिर अभिकारक की सांद्रता कम हो जाती है। तो यहाँ पर यदि हमारे पास समय होगा कि जो प्रारंभिक सांद्रता है, यहाँ पर यदि जो अभिकारक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता x1 और समय के पश्चात जो अंतिम सांद्रता है वो हो जाती है x2, है ना। तो यहाँ पर प्रारंभ में यदि समय t1 हो, समय t1 के साथ अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता x1 और t2 मतलब कि एक निश्चित समय के पश्चात जो सांद्रता है वो कितनी हो जाती है? x2 हो जाती है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया दर है उसके लिए हम लिखते हैं अभिक्रिया दर इज इक्वल टू x1 माइनस x2, मतलब कि प्रारंभ में x1 थी फिर x2 हो गई, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ये जो है इसे हम कहते हैं औसत अभिक्रिया दर। और इसे किस प्रकार से लिखते हैं? इसी को हम लिखते हैं, ये जो अंतर है उसको हम लिखते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। और ये क्या हो गया? अभिक्रिया दर में इसको हम क्या लिखते हैं? r, दर इज या r। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये हो जाता है औसत अभिक्रिया दर की दो समय अंतराल में यदि हम अभिकारक की सांद्रताओं को देखते हैं तो उनकी सांद्रताओं में जो परिवर्तन होता है, यहाँ पर डेल्टा x क्या हो जाता है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो आप इसे भी नोट कर लें साथ में, परिवर्तन। और डेल्टा टी क्या है? समय, समयांतराल, समयांतराल लिखेंगे इसको, है ना। तो इसे जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या कहलाती है? औसत अभिक्रिया दर। तो औसत अभिक्रिया दर में आपको ये बताना है, ठीक है।
अब यदि हम इसमें तीसरा पॉइंट हमारा आप नोट कर लिए, तीसरा पॉइंट हम लेंगे अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर साथ में पूछा जाता है, क्या है? तो यहाँ पर कहा जाता है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में परिवर्तन होता है, जिसे हम समय के साथ में, जिसके कारण समय के साथ अभिक्रिया दर में परिवर्तन होते जाता है। तो अभिक्रिया दर जब हम सूक्ष्म समय अंतराल में जो अभिक्रिया दर में परिवर्तन होता है या अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। मतलब जो समय अंतराल है बहुत ही सूक्ष्म होता है, जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ पर ये जो डेल्टा टी का मान है लिमिट है जो बहुत ही कम होती है, 0। मतलब जो डेल्टा टी का मान है, अगर हम लिमिट की यहाँ पर टी लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है सीधे डेल्टा टी का मान बहुत सूक्ष्म हो, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो क्या होता है, अभिक्रिया दर में परिवर्तन होते जाता है, अभिकारक की जो सांद्रता उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होते जाता है। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा एक्स डेल्टा टी को बहुत ही सूक्ष्म समयांतराल में जब हम लेते हैं तो इसी को हम लिखते हैं dx अपॉन dt। dx अपॉन dt, ये जो dt होता है जिसकी जो लिमिट होती है बहुत शॉर्ट होती है ना, तो इसी को हम जब dx अपॉन dt मतलब समय अंतराल बहुत सूक्ष्म होता है तो हम यहाँ पे डेल्टा x की जगह dx लिखते हैं और डेल्टा t की जगह dt लिखते हैं, और यह कहलाती है तात्क्षणिक दर। तो तात्क्षणिक दर r इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो यहाँ पर जो dx है वो क्या है, अभिकारक की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन, या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और यहाँ पे dt क्या हो जाता है, सूक्ष्म समयांतराल। ठीक है, तो ये आपको दोनों पूछा जाता है कि औसत अभिक्रिया दर क्या है, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर क्या है, तो आप इस तरीके से इनको बता सकते हैं। अब आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न अभिक्रिया के लिए औसत अभिक्रिया दर या तात्क्षणिक दर लिखिए, तो इसे भी हम देख लेते हैं इसी के साथ ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभिक्रिया है, हमारे पास अभिक्रिया है कि हमने कहा कि यहाँ A से B बन रहा है, इस अभिक्रिया के लिए आप औसत अभिक्रिया दर लिखिए। तो अगर हमको औसत अभिक्रिया दर लिखनी है, औसत अभिक्रिया दर, तो औसत अभिक्रिया दर हम क्या लिखते हैं, अभिक्रिया दर, तो ये हो जाती है डेल्टा A, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, अपॉन डेल्टा T प्लस में, और जब B के सापेक्ष लिखते हैं तो वही क्या हो जाएगा, माइनस L, तो ये बराबर होते हैं, बराबर माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, ये हो गई औसत अभिक्रिया दर। लेकिन जब हमें तात्क्षणिक अभिक्रिया दर लिखना है, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर, जब हमें ये लिखना है तो हम क्या यूज करेंगे, dA। यहाँ पर सांद्रता की बात जब भी होती है तो हमको ध्यान रखना, हम कोष्टक के अंदर लिखते हैं, ये जितनी भी सांद्रता है उसे हम किस में लिखते हैं, सांद्रता को कोष्टक में, टी को नहीं लिखेंगे, टी। तो ये dA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस dB अपॉन dt। तो ये कई बार आपको क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि निम्न अभिक्रिया के लिए औसत अभिक्रिया दर व तात्क्षणिक दर लिखिए, तो इस प्रकार से आपको बनाना रहता है। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। अब इसी को अगर मैं थोड़ा कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पर अगर मैं ले लेती हूँ A प्लस B से बन रहा है C प्लस D, ठीक है, तो A प्लस B से C प्लस D बन रहा है, तो केवल हमको ध्यान रखना है औसत में हम डेल्टा यूज करते हैं और जो तात्क्षणिक दर है उसमें D यूज करते हैं, है ना। तो हम अगर इसके लिए औसत अभिक्रिया दर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू डेल्टा A की सांद्रता डिवाइडेड बाय डेल्टा
टी, ये किस में होगी, माइनस में। फिर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे बी क्या हो गया, अभी कहाँ रखे तो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। फिर इसके बाद उत्पाद भी है तो इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और फिर यहाँ पर इज इक्वल टू डेल्टा डी की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएंगी प्लस में। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाता है कि बार इस अभिक्रिया के लिए औसत अभिक्रिया दर लिखिए तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। फिर इसी में कई बार आप नोट करते जा रहे हैं, इसे आपने नोट कर लिया, ये हो गया औसत अभिक्रिया दर। और जैसे ही हम तात्क्षणिक की बात करते हैं तो केवल क्या आ जाएगा, डेल्टा की जगह दिया जाएगा। फिर कई बार अभिक्रिया में इस प्रकार से, सपोज ए के ए मोल, बी के बी मोल, सी के स्मॉल सी मोल और डी के स्मॉल डी मोल, इस प्रकार से जब मोलों या अणुओं की संख्या लिखी रहती है तो इसी अभिक्रिया में ये जो मोल है वो कैसे हो जाते हैं, 1/8। फिर यहाँ पे इसको आप अलग से नोट करेंगे सेकंड एग्जाम्पल करके, ये हो जाता है 1/b, ये हो जाता है 1/c और ये हो जाता है 1/d। तो इस तरीके से भी हमको लिखना